सो हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और जैसा कि ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रहा है क्राइम मैनुअल के बारे में, क्राइम मैनुअल बताया जाए सर। तो आज हम हाजिर हैं क्राइम मैनुअल का चैप्टर नंबर 5 लेकर, जो कि डील करता है रेलवेज एक्ट के बारे में। अच्छा, एक बात बता देते हैं कि जो क्राइम मैनुअल है ना, ये हमारे आरपीएफ के लिए गीता बाइबल कुरान है। आप किसी भी क्राइम से रिलेटेड इशू को डील कर रहे हैं, आप पक्का इसको रेफ़र करेंगे। मैं देखता हूँ हमारे फ़ोर्स में ज़्यादा आदत है कि जो पुराना पैटर्न चल रहा है उसको ही फ़ॉलो करते हैं। वह भी ठीक है, टर्न द पेज एंड लर्न द वर्क। बट जब नया कुछ इंट्रोड्यूस होता है या जैसे सिस्टम कुछ दिया है, कुछ सर्कुलर्स हैं या कुछ मैनुअल्स हैं, तो उसको फ़ॉलो करना काफ़ी लाभदायक होता है। तो आज हम लोग रेलवेज एक्ट के बारे में टॉपिक पे चर्चा करेंगे कि यह क्या है और इसमें क्या प्रोसीजर होगा, बेसिक मोटा-मोटी रूल्स क्या है, कुछ सेक्शंस के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन पहले किसका क्या ड्यूटी है? जैसे इंसिडेंट हो गया कुछ, तो क्राइम कौन रजिस्टर करेगा, इंक्वायरी किसको इंडोर्स किया जाएगा, कंप्लीट होने पे फाइल कंप्लेंट कहाँ किया जाएगा, कितने दिनों में क्या करेंगे, पूरा कितना सेक्शन है, जो 29 सेक्शन है, किसमें पावर है, और पावर में आप हर एक सेक्शन को पेटी केसेस कौन सा है, नॉन पेटी केसेस कौन सा है, ये पूरा चर्चा हम लोग विस्तार से करेंगे। सो आप लोग ध्यान से सुने और डाउट रहने से कमेंट ज़रूर करें। सो चैप्टर नंबर 5 में हम जब शुरू किया ये चैप्टर 5, तो आप रेलवे एक्ट में पॉइंट वाइज चलेंगे। पॉइंट नंबर 1 कहता है 1.1 ऑथराइज ऑफिसर्स। तो पहले हमको ये आइडिया होना चाहिए कि किसका अथॉरिटी है, कौन ऑथराइज है रेलवे एक्ट में कि उस पर कार्रवाई किया जाए। किसी भी रेलवे अधिनियम में अपराध होती है, कौन संज्ञान लेगा, किसको ऑथराइज किया गया उस पर एक्शन लेने के लिए, केस रजिस्ट्रेशन का पावर किसको दिया गया है, इंक्वायरी किसको करना है। सो फर्स्ट है ऑथराइज ऑफिसर्स। तो हम लोग सभी को मालूम है कि हमारे रेलवे में एएसआई एंड एबव, जो एएसआई और उसके ऊपर वाले रैंक के अधिकारी हैं, उनको यह पावर है कि वह इंक्वायरी कर सकते हैं रेलवे अधिनियम में। जब भी मैं रेलवे अधिनियम पढ़ाता हूँ, खासतौर से अपने ट्रेनिंग सेंटर में भी जब पढ़ाया था, तो जनरली लोग 137 से स्टार्ट करते हैं, लेकिन मैं 179 से स्टार्ट करता हूँ। क्योंकि 179 में क्लियरली लिखा हुआ है, वो मेंशन किया हुआ है क्या क्या सेक्शन है जिसमें आपको पावर है, क्या क्या सेक्शन है जिसमें जीआरपी को पावर है, आप क्या क्या करेंगे, कौन सा केसेस जो है वारंट ट्रायल है, समरी ट्रायल कौन कौन सा है। सो फर्स्ट ऑथराइज ऑफिसर हम लोग समझेंगे, जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर या उससे ऊपर के अधिकारी हैं, वो सभी लोग हमारे लिए ऑथराइज ऑफिसर हो जाते हैं रेलवे अधिनियम के लिए। So authorized officers. So in exercise of power conferred under subsection 2 of section 179 of Railways Act, the central government had issued the Gazette of India serial number 593A dated May 17th 2004 for the purpose of Railways Act. All the above officer of the rank of assistant sub inspector of Railway Protection Force have been notified as authorized officers, officer authorized. And again, the power conferred under subsection 2 of section 179 of the Railways Act, the central government has issued the Gazette of India serial number 874A dated August 2nd 2004 for the purpose of section 179 of the Act to authorize Group C and above officials of commercial, operating or vigilance department of Ministry of Railways as officer authorized. So RPF के लिए ASI and above ऑथराइज ऑफिसर हो जाएंगे। एंड अगर कॉमर्शियल डिपार्टमेंट का है या ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के हैं या विजिलेंस डिपार्टमेंट के हैं रेलवे में, तो ग्रुप सी एंड उससे एबव के ऑफिसर्स हो जाएंगे। ये क्लियर है? तो ये लोग ऑथराइज हो गए ऑफिसर्स। तो एक्शन क्या करेंगे, ये लोग का काम क्या होगा। 1.2 है एक्शन टेकन बाय द ऑथराइज्ड ऑफिसर। सो एन आउटसाइडर, RPF एम्प्लॉय, रेलवे एम्प्लॉयज on the verbal or written complaint by the police or taking suo motu cognizance by RPF officer on the offences under 29 section mentioned in section 179 of Railways Act, the authorized officer as per provision will arrest without warrant and register the case, and the inquiry procedure will be done in accordance with the provision of section 180C of Railways Act. सो एक्शन टेकन बाय ऑथराइज ऑफिसर का मतलब क्या हो गया कि अगर कोई भी कंप्लेंट आता है या कोई भी ऑफेंस होता है जो 179 सेक्शन में लिखा गया है, 29 सेक्शन के बारे में, अगर कोई भी अपराध होता है तो ऑथराइज ऑफिसर है वह अपराधी को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकते हैं, केस रजिस्टर कर सकते हैं, और इंक्वायरी वैसे करेंगे जैसे 180C में लिखा गया है।
रेलवे एक्ट का अधिनियम 180C को फॉलो करेंगे। 1.3 है द इंफॉर्मेशन ऑन रजिस्ट्रेशन ऑफ केस अंडर रेलवे एक्ट विल बी गिवन बाय द पोस्ट इंचार्ज या इंचार्ज ऑफ द पोस्ट to the court in whose jurisdiction the RPF post is situated. So similarly जैसे ही हम लोग केस रजिस्टर करते हैं तो अपना जो मजिस्ट्रेट है, नज़दीक के मजिस्ट्रेट है, उस कोर्ट को, रेलवेज कोर्ट को हम लोग इन्फॉर्मेशन देते हैं, उसको अकरेंस रिपोर्ट भी हम लोग बोलते हैं। कंपलसरी उनको बताना है कि आज का डेट में एक इंसिडेंट हम लोग रजिस्टर किया है। एंड जो ऑन द स्पॉट अरेस्ट मेमो है या रिकवर प्रॉपर्टी जो भी है या जो अरेस्ट किया है एक्यूज को with the written FIR will be presented before inspector in charge at the post by authorized officer for further proceeding। जो SI और ASI हैं, प्रोसीजर यहीं पे प्रोसीजरल लैप्स होता है। मैं जनरली ऑब्जर्व किया हूँ कि जो SI ASI गया है रेड करने, पकड़ कर लाया, वही केस रजिस्टर कर दिया। प्रोसीजर के मुताबिक वह गलत है। केस कंपलसरी रजिस्टर करना है तो इंस्पेक्टर इंचार्ज करना है, जो SHO होते हैं थाना का। सिमिलरली हमारा रेलवे में जो इंचार्ज इंस्पेक्टर हैं वही केस रजिस्टर करेंगे, आगे मिलेगा वह देखिए। सो फॉर फर्दर प्रोसीडिंग वो जो ऑथराइज ऑफिसर था उनको हैंड ओवर करेगा। आफ्टर रिसीविंग FIR जो भी इंफॉर्मेशन है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट और मेमो या रिकवर प्रॉपर्टी एंड अरेस्टेड एक्यूज फ्रॉम ऑथराइज ऑफिसर, इंस्पेक्टर इंचार्ज विल एवेलुएट एंड रिलेट डॉक्यूमेंट्स एंड रजिस्टर द केस इन सब्सिक्वेंस ऑफ क्राइम नंबर अंडर रेलिवेंट सेक्शन ऑफ रेलवे एक्ट विद डिस्क्रिप्शन ऑफ द केस इन डेली डायरी। तो यहाँ पे क्लियरली लिख रहा है कि इंस्पेक्टर इंचार्ज जो हैं वो केस को रजिस्टर करेंगे और डेली डायरी में एंट्री डालेंगे। एंड द सेम विल बी रजिस्टर अंडर रेलवे एक्ट रजिस्टर, जो C3C है, ये पुराना था, अभी चेंज हो गया है, ये C39 में रजिस्टर करेंगे, जो कि RSMS का मॉड्यूल CRR मॉड्यूल में मिल जाएगा। तो 1.5 क्लियरली बोलता है केस कौन रजिस्टर करेगा, इंस्पेक्टर। लेकिन आप ध्यान दीजिए, आपके पोस्ट में चेक कीजिए केस कौन रजिस्टर कर रहा होगा, तो जो ASI साहब गए होंगे रेड करने वही आते हैं, डायरी एंट्री कर देते हैं। सो प्रोसीजरल लैप्स है, उनको सुधार किया जा सकता है, धीरे धीरे हम लोग चेंज करेंगे। सो नेक्स्ट पॉइंट है 1.6। सो द पोस्ट इंचार्ज विल इन्फॉर्म द कंसर्न कोर्ट आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ द केस अंडर रेलवेज एक्ट whether the accused is arrested or not arrested and whether the accused is known or unknown। सो जो कुछ भी ऑथराइज ऑफिसर इंफॉर्मेशन देते हैं पोस्ट इंचार्ज को, पोस्ट इंचार्ज का काम है कि उसको रेलवे कोर्ट तक पहुंचाना है इंफॉर्मेशन को। सिमिलरली हम लोग जैसे अकरेंस रिपोर्ट डालते हैं कोर्ट में, वह ज़रूर डालेंगे इंस्पेक्टर। पॉइंट नंबर 1.7 है कि इंक्वायरी ऑफ द केस रजिस्टर अंडर रेलवेज एक्ट विल बी डन बाई इंस्पेक्टर इंचार्ज हिमसेल्फ और थ्रू ए सबऑर्डिनेट ऑफिसर। अगर चाहें तो इंस्पेक्टर खुद जांच कर सकते हैं, नहीं तो उनके अंतर्गत जो अधीनस्थ अधिकारी हैं उनके द्वारा जांच करवा सकते हैं। एट द सेम टाइम द रजिस्ट्रेशन ऑफ द केस, द डिटेल ऑफ द इंक्वायरी ऑफिसर नॉमिनेटेड बाय पोस्ट इंचार्ज विल बी इंटर इनटू डायरी। जो डेली डायरी है उसमें एंट्री करेंगे कि अगर खुद से इंक्वायरी कर रहे हैं तो खुद का एंट्री डालेंगे, अदरवाइज किसी सबऑर्डिनेट ऑफिसर को दिए हैं तो उसके बिहाफ में भी एक डायरी एंट्री डालेंगे कि द केस इज हैंडेड ओवर टू फलाना सब इंस्पेक्टर फॉर फर्दर इंक्वायरी। सो नेक्स्ट पॉइंट है 1.8 कि इफ द एक्यूज इज अरेस्टेड अंडर बेलेबल ऑफेंस एंड ही डिमांड्स बेल देन ही कैन बी रिलीज्ड ऑन बेल बाय द पोस्ट इंचार्ज। ध्यान दीजिएगा, यहाँ जनरली हम लोग देखता हूँ मैं, हमारे तरफ भी यह पैटर्न है कि जो ASI साहब हैं या SI साहब हैं केस रजिस्टर किए वही बेल आउट कर देते हैं। सो इसको ध्यान में रखा जाए, धीरे धीरे चेंज होगा। पहले जो पैटर्न था उसको हम लोग धीरे धीरे स्लोली जो सिस्टम में है वैसा हम लोग करेंगे। सो अगर बेलेबल ऑफेंस है, बेल चाह रहा है एक्यूज, तो उनको बेल छोड़ देना है, वो पोस्ट इंचार्ज का काम है, पक्का पोस्ट इंचार्ज उनको बेल देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है द इंक्वायरी ऑफ द केसेस रजिस्टर्ड अंडर रेलवेज एक्ट विल बी डन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 80 ऑफ रेलवेज एक्ट। सेक्शन 80 तो आप समझ लीजिए कि जब RPP में पढ़ाता हूँ तो उसमें देखता हूँ हर एक सेक्शन का वैल्यू है ना, 3 से लेकर 13 तक, समझिए 14 तक। तो इसमें आपका 180 का जो सब सेक्शन है ABCDEFGHG, ये तो सिमिलर है, पूरा पावर आपको दे के रखा है कि 180 का रेलवे एक्ट का जो धारा है ये समझ लीजिए कि क्या आपको डायरेक्शन में जाना है पूरा का पूरा उनके मुताबिक कर सकते हैं। तो सेक्शन 180 कंपलसरी
माइंड में रखेंगे। 1.10 है कि द जोनल रेलवे विल क्लासिफाई द केसेस रजिस्टर अंडर रेलवेज एक्ट इनटू 2 कैटेगरीज। जैसा फर्स्ट हो गया पेटी केसेस और दूसरा हो गया नॉन पेटी केसेस। सो छोटा मोटा केस कुछ है उसका एक अलग डिटेल्स रखे हैं, कुछ बड़ा केसेस है उसका अलग रखे हैं। सो नंबर 1 है पेटी केसेस कि दीज केसेस आर डिस्पोज्ड बाय द कोर्ट इमीडिएटली आफ्टर द एक्यूज इज और आर प्रोड्यूस्ड। सो जैसे ही पेटी केसेस का बात आता है कोर्ट में प्रोड्यूस कीजिए, उसी समय कोर्ट में फाइन हो जाएगा। नॉन पेटी केसेस क्या है, वो समटाइम्स ट्रायल में चला जाता है, ट्रायल होने के बाद उनको फाइन किया जाता है या सज़ा सुनाया जाता है। सो कौन सा पेटी केसेस रखा गया है, वो सेक्शन 137 है, 138 है, 139 है, 141 है, 142 है, 143 नहीं है, ध्यान दीजिए क्योंकि टाउट है वो ट्रायल में जाता है। 144 है, 145, 147, 155, 156, 157, 159, 162, 163, 164, 165, 166, 167 एंड 172। ये टोटल 19 सेक्शन है जो पेटी केसेस में लिया गया है। इन सम रेलवेज 164 को भी वो लोग ट्रायल में लेता है, इसलिए ध्यान रखेंगे कभी कभी 164 को भी ट्रायल में लिया जाता है और वारंट ट्रायल में आता है। वो समटाइम्स फाइन ज़्यादा होता है, सज़ा ज़्यादा है तो कंपलसरी उनको ट्रायल में लेंगे। नॉन पेटी केसेस है, दिस केसेस इंक्वायर डिटेल इंक्वायरी। सो जो केसेस रिक्वायर करता है डिटेल इंक्वायरी करना वो प्रोसिक्यूशन में जाने के लिए, तो वैसे केसेस को हम लोग नॉन पेटी केसेस कहेंगे। उसमें कौन सा सेक्शन रखा है, 143 है, वेल नोन है, 146, 153, 154, 160, 161, 173, 174, 175 एंड 176। ये 10 सेक्शन को हम लोग नॉन पेटी केसेस में रखेंगे। मतलब इसमें इंक्वायरी करके आप ट्रायल के लिए भेज सकते हैं कोर्ट के पास। हाउएवर देयर मे बी जोनल वेरिएशन ड्यू टू लोकल फैक्टर्स। इन सम जोन्स cases registered under section 141, 144 and 166 are pending trial for a long period. जोनल रेलवे में तो इसका मतलब क्या है कि जिस जोन में जो पैटर्न चल रहा है उसके हिसाब से भी थोड़ा लिबर्टी दिया गया है। तो आप नॉन पेटी केसेस और पेटी केसेस भी समझ गए। नेक्स्ट है बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें है कि आफ्टर द क्लासिफिकेशन ऑफ द सेक्शंस ऑफ रेलवेज एक्ट इनटू 2 कैटेगरी कुछ प्रोसीजर है उसको आपको फॉलो करना है। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है और देखता हूँ इसमें भी हमारा जो इंक्वायरी ऑफिसर्स हैं या नए बच्चे जो हैं सब इंस्पेक्टर लोग अभी फॉलो नहीं कर पाते हैं, तो मैं उनका दोष नहीं दूंगा। जो उनके इंचार्ज हैं, इंस्पेक्टर इंचार्ज हैं, उनका यह दायित्व है कि उनको बताएं कि कितना दिन में इंक्वायरी कंप्लीट करना है पेटी केसेस का। जैसे 15 डेज है, कितना डेज में जो वारंट ट्रायल है या नॉन पेटी केसेस उसका इंक्वायरी करना है। तो मिनिमम टारगेट उनको दिए 15 डेज इसका, 45 डेज उसका, या मैक्सिमम जो पूछ सकते हैं आप, परमिशन ले सकते हैं एएससी से, अगर नहीं तो नॉन पेटी केसेस तो सीनियर डीएससी से। ये पूरा आप एक्सप्लेन कीजिए आपके अधीनस्थ को, नहीं तो इस वीडियो को देखने से आपको क्लियर होगा। सो पॉइंट नंबर 1 है कि इन पेटी केसेस वेदर रजिस्टर्ड अगेंस्ट नॉन और अननोन एक्यूज विद और विदाउट अरेस्ट, इंक्वायरी टू बी कंप्लीटेड बाय द ईओ विद इन 15 डेज। अगर पेटी केसेस है तो 15 दिन में ईओ इंक्वायरी कंप्लीट करके रिपोर्ट सबमिट करेगा। चाहे एक्यूज अरेस्टेड है, नहीं अरेस्टेड है, नोन है, अननोन है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर 15 दिन में कंप्लीट नहीं कर पाया तो आप इंस्पेक्टर को एक लेटर लिख सकते हैं, 7 डेज एक्सटेंड कर सकता है वो। अदरवाइज एएससी को लिखेंगे जो कि उससे और परमिशन दे सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि इफ़ ईओ फेल्स टू कंप्लीट इंक्वायरी विद इन 15 डेज ही शैल सीक परमिशन ऑफ पोस्ट इंचार्ज इन राइटिंग फॉर एक्सटेंशन ऑफ 7 डेज। अगर राइटिंग में वो पूछता है तो आप 7 दिन इंस्पेक्टर इंचार्ज हैं, आप उनको और टाइम दीजिए। बियॉन्ड दिस पीरियड मीन्स 7 दिन के अलावा अगर चाहिए एक्सटेंशन तो वो एएससी का जुडिक्शन जो रहेगा वो एएससी रीजन लिख के उसको बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट रहेगा कि अगर एक्यूज, इफ एन एक्यूज इज और आर नॉट अरेस्टेड या नॉट अरेस्ट विद इन 30 डेज। अगर पेटी केसेस में कोई एक्यूज है जो 30 दिन तक नहीं मिलता है, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से 30 दिन तक जांच किए नहीं मिल पाया, तो EO will seek permission to the concerned ASC through post in charge for closure of the case।
अगर 30 दिन में इंक्वायरी कंप्लीट नहीं हुआ, नहीं मिल पाता है, बहुत प्रयास कर लिए, तो आप डेली सीडी लिखते हुए जाते हैं और सीडी के साथ एक रिपोर्ट भेजिए, आईपीएफ साहब के थ्रू भेजकर एएससी साहब से उसको क्लोज करने का परमिशन ले लीजिए। और एएससी को पावर है कि पेटी केसेस को क्लोज कर सकते हैं। सिमिलरली नॉन पेटी केसेस है तो रजिस्टर्ड अगेंस्ट नॉन या अननोन विद और विदाउट अरेस्ट इंक्वायरी शैल बी कंप्लीटेड बाय यू विद इन 45 डेज। 45 दिन के अंदर उनको इंक्वायरी कंप्लीट कर लेना है। अगर 45 दिन के अंदर इंक्वायरी नहीं कंप्लीट करते हैं तो यू विल सीक परमिशन इन राइटिंग टू सीनियर डीएससी, जो आपका टू एएससी साहब उसका एक्सटेंशन कर देंगे 30 डेज के लिए। 45 डेज पहले था, 30 दिन और बढ़ा सकते हैं एएससी साहब, वो दे सकते हैं, एट ए टाइम दे सकते हैं 30 दिन, और 5 डेज 7 डेज 15 डेज करके आप बढ़ा सकते हैं। अगर इससे भी ज़्यादा आपको टाइम चाहिए तो फिर सीनियर डीएससी या डीएससी को लिखना पड़ेगा, वो बाद में रिटन जो रिकॉर्ड करके राइटिंग में उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। सो अगर 45 दिन में नॉन पेटी केसेस को नहीं इंक्वायरी कंप्लीट किया ही हो तो एएससी को लेटर लिखना है इंस्पेक्टर के थ्रू। एएससी 30 दिन तक और बढ़ा सकते हैं। अगर उतना में भी नहीं हुआ और चाह रहे हैं कुछ मेहनत करना तो उसके आगे सीनियर डीएससी को लिखेंगे या डीएससी जहाँ है वहाँ उनको लिखेंगे, वह आगे भी बढ़ा सकते हैं। अगर इफ़ एक्यूज इज़ नॉट अरेस्टेड और नॉट ट्रेस्ड, एग्जीक्यूटिव परमिशन जो दिया गया परमिशन है उससे, तो उसको भी क्लोज कर सकते हैं, लेकिन उसका परमिशन आपको सीनियर डीएससी या डीएससी का लेना होगा। आफ्टर परमिशन ईओ शैल इन्फॉर्म कंसर्न कोर्ट फॉर क्लोजर ऑफ द केस। जैसे ही क्लोजर का रिपोर्ट आ गया, आप कोर्ट को भी बता देंगे कि हमारा अधीनस्थ जो ऑथराइज ऑफिसर हैं, कंपिटेंट अथॉरिटी हैं, उन्होंने इस केस को क्लोज कर दिया है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण था गाइडेंस। ये गाइडलाइंस को आप पक्का याद रखेंगे और प्रोसीजर फॉलो करेंगे।